अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज की बड़ी खबरें। आयशा गुललई इमरान खान कहते हैं कि वो कमेटी से ताउन करेंगे। फिर नवाज शरीफ साहब का सफ़र, दिन भी बदला और रूट भी। फिर बात करेंगे आर्मी चीफ भी आखिर बोल पड़े। और आखिर में बात करेंगे नाजरीन के NA 120 में मिसेस कुलसूम नवाज़ या सलमान शरीफ। तो नाजरीन शुरू करते हैं गुफ्तगू अपनी इससे कि आज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया और अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि क्या वो गए, उनको बुलाया गया या नहीं बुलाया गया। लेकिन बहरहाल कुछ मोटी मोटी बातें जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने, एक तो उन्होंने कहा मैं तो अब तक कुछ बोला ही नहीं, फैसला सुनकर अमल कर दिया लेकिन खामोश हूँ। जो कुछ हुआ आप सब के सामने है, किसी भी वजीर आज़म से इससे बड़ा क्या मजाक हो सकता है। बहुत कुछ समझ में आ रहा है, मैंने इंतशार वाली कोई बात नहीं की, कहना चाहता हूँ लेकिन अभी भी खामोश हूँ। जो बात जितनी कहनी थी कह रहा हूँ। क्या कोई ऐसी अदालत है जो आमिर को सज़ा दे सके? क्या किसी का एहतसाब हुआ? क्या किसी को सज़ा मिली? जमहूरियत रहेगी तो मुल्क सलामत रहेगा। मैं नज़रियाती आदमी बन चुका हूँ, मेरा नज़रिया मजबूत हो चुका है। मैं नज़रियाती आदमी बन चुका हूँ। अहम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और ये दूसरी मरतबा का है नाजरीन, पहली मरतबा नहीं। तो पूछेंगे पैनलिस्ट से कि क्या मतलब है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का। हामिद मीर साहब, एंकर पर्सन, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। वेलकम टू द प्रोग्राम हामिद। उनके साथ आसमा शिराजी, अगेन somebody who needs no introduction. Welcome to the program आसमा। और कराची स्टूडियो से नाजरीन ज़रार खुरो, एंकर पर्सन डॉन न्यूज़, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द प्रोग्राम ज़रार, फर्स्ट टाइम, सो वार्म वेलकम। अच्छा जी हामिद मीर साहब, आप दोनों बताएं ना, आप लोग गए थे आज नवाज शरीफ साहब ने जो बुलाया? आसमा से शुरू करें। आसमा आप गई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बुलाया नहीं। मुझे बुलाया जाता तो मैं ज़रूर जाती शौक़ से सुनने के लिए, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और नज़रियाती आदमी दूसरी बार का है। तो पहले के जो नज़रियात थे उनको रद्द कर चुके हैं, रद्दुल नज़रियात। मेरा ख्याल है कि ये तो रद्दुल फसाद के मुकाबले में आप बात करते हैं जी। हामिद मीर साहब, आप गए? एक तो मेरा फ़ोन काफ़ी सारा दिन काफ़ी घंटे तक बंद था। दूसरा ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले उनके पास टाइम नहीं था, शायद अब हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर बुलाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन लिस्ट अगर साले जाफर साहब बनाएंगे तो मेरा ख्याल है उसमें आपका भी नाम नहीं आएगा। मैं तो नहीं गई थी, मुझे तो नहीं बुलाया। तो लिस्ट अगर साले जाफर बनाएगा, अगर नवाज शरीफ की मीडिया मैनेजमेंट साले जाफर करेगा तो आपका नाम कैसे आएगा? अच्छा, ये उन्होंने बनाई है? अच्छा। आमतौर पे वही बनाते हैं। अच्छा, तो ज़रार खुरो तो जा नहीं सकते, वो तो कराची बैठे हैं। अच्छा, ज़रा ऑन अ सीरियस नोट, ये नवाज शरीफ साहब ने दूसरी मरतबा कहा है कि मैं अब नज़रियाती आदमी बन चुका हूँ। थोड़ा सा व्हाट डज दिस मीन फॉर यू? No I have no idea what this means. हाँ, खोड़ो साहब आप बोले। बन गए, चले देर आई दुरुस्त आई, बहुत अच्छी। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ सर। मैं कह रहा हूँ सर, मुझे नहीं पता, लेकिन नजरियाती हो गए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देर आई दुरुस्त आई, लेकिन कौन सा नजरिया है सर? ये मुझे कोई समझा दे तो आई वुड बी ग्रेटफुल। जनरली अगर बात करें तो आई थिंक अभी तो एक बड़ी विन विन सिचुएशन है मियां नवाज शरीफ के लिए, क्योंकि बहुत कम ये मौका आपको मिलता है कि आप के हुकूमत की मशीनरी भी आपके पास हो और आप ऑपोजिशन की सियासत भी कर सकें एट द सेम टाइम। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी पॉलिटिकली। जहां तक इनकी लीगल केसेस है, आपको भी बेहतर पता है कि अभी नायाब रेफरेंसेस बाकी हैं, अभी काफी गेम आगे है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अगली इलेक्शन की कैंपेन तो बड़ी जोशो खरोश से अभी शुरू हो ही गई है। हामिद, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये हम तो प्लान कर रहे थे कि कल जाएं हम मोटरवे पे जाके देखें मियाँ साहब को क्या किस तरह से लोग उनको वेलकम करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त प्लान बदल। देखिए, ये उनका राइट है कि वो अगर मोटरवे से जाएं या जीटी रोड से जाएं, उनको एक बहुत बड़ा सियासी धचका लगा है। और उनके जो पॉलिटिकल एडवाइज़र्स थे, उनके इर्द गिर्द जो लोग थे, उनको ये यकीन नहीं था कि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो जाएंगे। आप याद करें कि आखिरी दिन तक सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में जब ये जा रहे थे इनके मिनिस्टर्स, तो तब तक वो कह रहे थे कि इंशाल्लाह ताला फतह हमारी होगी।
और जब अंदर कोर्ट रूम जो है उसकी प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी, जजेस के आने में थोड़ा डिले हो गया था, आपको याद होगा आधा घंटा वो डिले हो गया, तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के बहुत से सीनियर रहनुमा जो हैं वो मेरे साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो उनका पूछ रहे होंगे आपसे। हाँ नहीं, उनका ख्याल था कि देखिए अभी आपके तमाम प्रेडिक्शंस गलत साबित हो जाएंगी और ये 3-2 का डिसीजन आ रहा है। एक था सिर्फ आदमी नून लीग का जिसका ख्याल था 4-1 है, लेकिन उसका भी ख्याल था कि 4 उसके हक में है। मैंने कहा भाई 4-1 तुम्हें समझ नहीं आ रही, 2 का तो डिसीजन पहले आ चुका है, पहले आ चुका तो 4 तो हो ही नहीं सकता। तो इतना उनका जो था ना, इतना अजीबोगरीब किस्म की उनकी थ्योरी थी। और फिर जब वो डिसीजन आ गया तो उसके बाद अभी तक बहुत से जो उनके मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ओथ उठा लिया, अभी तक दे आर नॉट इन सेंसेस। मुझे खुद कहते हैं कि वी आर डिवास्टेटेड, दे आर यूजिंग द वर्ड डिवास्टेटेड, वी आर डिवास्टेटेड, हमें यकीन नहीं था ये होगा। तो इससे उसके बाद अगर अब नवाज शरीफ साहब आहिस्ता आहिस्ता पहले मरी में जाके बैठ गए, 4-5 दिन वहाँ पे आराम किया, फिर नीचे उतरे हैं वो, और नीचे आके उनको लोगों ने कहा नहीं जी अब आप थोड़ा सा अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा करें क्योंकि NA 120 का इलेक्शन भी है, तो ये उनका राइट है। और लेकिन अब देखना ये है कि ये जो अब वो GT रोड के रास्ते से जाएंगे तो क्या ये मरकज में भी उनकी हुकूमत है, सूबे में भी उनकी हुकूमत है, तो वहाँ जो नारे लगेंगे वो किसके खिलाफ नारे लग रहे होंगे? वो किसी हुकूमत के खिलाफ नारे लग रहे होंगे, नहीं, वो किसी तो इदारे के खिलाफ नारे लग रहे होंगे। तो अगर तो उन्होंने कन्फ्रंटेशन करनी है, तो फिर वो खुदकुशी के रास्ते पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल है वो जो नजरियाती आदमी की बात कर रहे थे ना, तो अभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बहुत याद आ रहे हैं, PMLN को और बीबी याद आ रही हैं, तो वो शायद अब नजरियात को उनके फॉलो करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि जब हमने तो किताबों में पढ़ा है, मीर साहब ने देखा भी होगा, आपने देखा होगा कि जब भुट्टो साहब की जमानत हुई थी तो वो फिर आए थे बाहर ट्रेन पे गए थे और उन्होंने कोई लोगों को कहा नहीं था, लेकिन जगह जगह लोगों का इज्तिमा हुआ और हर जगह पे उनको बड़ा वार्मली वेलकम किया गया। और वो दिन था कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया कि हमने भुट्टो साहब को जो है वो जिंदा नहीं छोड़ना। लेकिन मैं ये बात जी नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब ये कह रही है कि कोशिश ये है कि भाई जमीन आसमान का एग्जैक्ट उसमें बिल्कुल फर्क है। और मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक ट्रायल के बाद वो बाहर आए हैं और ट्रायल उनका जो भी हुआ उसमें डिसीजन हुआ, उसके बाद वो लोगों के पास गए। और जैसे मीर साहब ने कहा ये उनका पॉलिटिकल राइट है कि वो इसको एक्सरसाइज करें, और पूरा राइट है, और क्यों नहीं होना चाहिए उनको। अगर वो जाते हैं वो जरूर जाए, लेकिन वो अपने नजरियात बता के जाए कि उनके नजरियात हैं क्या, और उनका व्यूअर जो है, उनका जो वोटर है, उनका जो वोट बैंक है, उनकी जो सपोर्ट है, उसको पता चले कि अब हम किस नजरिए के लीडर को हम तस्लीम करते हैं। वो नजरिया जो कि इस्टेब्लिशमेंट की गोद में परवरिश पाया था और उसको फिर रिजेक्ट किया गया है, अब जो नया नजरिया है वो क्या है, और उसको उस नैरेटिव को, वैसे मैं याद करा दूं कि जो नैरेटिव दिया था कुछ दिन पहले साद रफीक साहब ने, अच्छा है, वो बहुत खूबसूरत स्लोगन है, पीपल्स पार्टी से मिलता जुलता। उन्होंने कहा इख्तिदार इख्तियार के साथ, जमहूरियत अवाम के साथ और आइन रियासत के साथ। तो एक अच्छा नैरेटिव वो लेके जरूर चलेंगे, लेकिन अब बहुत देर हो गई है। और इस वक्त उनका नैरेटिव है या अल्लाह या रसूल नवाज शरीफ बेकसूर। हालांकि ये मोहतरमा के लिए ये नारा लगता था और खुद उसके शिकार जो है वो तो मैं जहाँ सुने या अल्लाह या रसूल, और मोहसिन नकवी शहीद ने लिखा भी मोहतरमा के लिए, उन्हीं के लिए था। जी जरा आपको बताएं 1993 में जब अभी जी नहीं मैं ये कहती 1993 में जब मियां नवाज शरीफ को निकाला गया था और जब यहाँ से गए थे तो उसमें कौन जफ़र अब्बास, मुशाहिद हुसैन उस वक्त सियासत में नहीं थे, और हम 3 और मुझे नहीं याद, और शेख रशीद साहब भी उसी डब्बे में थे और ट्रेन में जा रहे थे। और जब पहले स्टॉप पे रुके हैं तो एकदम से लोगों ने कहा जी बाहर देखिए बड़ी दुनिया, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे मियां नवाज शरीफ, और हर स्टेशन पे इतनी उनके लिए दुनिया पहुंची हुई थी। और जब हम लाहौर पहुंचे तो मुझे याद है कि मुशाहिद और हुसैन और मैं, बिकॉज बिल्कुल इतना क्राउड था, हम रिक्शे में बैठ के घर चले गए और ये मियाँ साहब वाज एंजॉयिंग ऑल द सपोर्ट। तो अब ज़रा फ़र्क सिचुएशन है या वही होगी? नहीं देखिए, टर्नआउट तो मेरे ख्याल में टर्नआउट तो खौफनाक होगा। पीपल विल कम आउट। इसकी 2-3 वजूहत हैं कि जाहिर है कि एक तो पंजाब पावर बेस है, नाअहल हो या अहल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके मेन पावर बेस के, उनका वोटर अभी भी उनका वोटर है और वो बाहर निकलेगा। दूसरा कि
स्टेट मशीनरी या कम से कम प्रोविंशियल और फेडरल मशीनरी तो अभी भी आपके हाथ में है, तो वो फैसिलिटेट भी आप कर सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब ये एक गेज है आगे जाते हुए, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि वेदर दिस ट्रांसलेट्स इनटू इलेक्टोरल सपोर्ट और नॉट, क्योंकि हमने देखा है अक्सर के जलसों में तो लोग आते हैं और फिर जब वोट देने का टाइम आता है तो इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है। अब जहां तक ये बात हो रही है, अगेन मैं उस पर बात करूंगा नजरिए पे, अनफॉर्चुनेट है कि जब मुश्किल में होते हैं तो इनको मिसाक जमहूरियत भी याद आ जाता है, जब मुश्किल में होते हैं तो फिर पार्लियामेंट का सहारा भी लेना होता है, उस वक्त डेमोक्रेट ऑफ डेमोक्रेट्स बन जाते हैं और ये सबका मसला है। मैं मतलब बहुत एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा। 2010 में जब 18वीं तरमीम के ऊपर मशावरत हो रही थी, एक मौका था कि आप 62-63 को अमेंड कर सकें, उस वक्त आपने नहीं किया क्योंकि आप चाहते थे कि ये मैं अपनी सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करूं। सो यू कैन नॉट रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड, लेकिन आपका ही सालन बनता है। ठीक, लेकिन हामिद, ये आपको याद है कि आसिफ अली जरदारी कहते रहे कि जब इनको मुश्किल थी तो मैं जाके खड़ा हो गया, जब मुझे मुश्किल आई मैं मिलना चाहा तो नहीं मिला। तो मिसाक जमहूरियत भी कब निभाए हैं इन्होंने? देखिए, ये जो खोड़ो साहब ने बात की है ना 2010 की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी पंजाब हाउस में 2010 में मेरी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से। मैंने पूरी 62-63 की बात नहीं की, ठीक, मैंने इनको कहा कि सिर्फ 62(1)(f) जो है, सिर्फ 62(1)(f) इसको ज़रा देख लें, क्योंकि मैंने कहा कि मैं अब इस मेरे लिए बड़ी अजीबोगरीब सी ये इसमें सारी जो है ना अल्फाज लिखे हुए हैं, मुझे नहीं समझ आती कि इस पे कौन पूरा उतर सकता है। मैंने कहा होगा कोई दूर पहाड़ों में गारों में रहने वाला कोई दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका किसी दुनिया आज की दुनिया से कोई, तो वो इस पे पूरा उतर सकता है। अगर कोई बंदा कहता है कि मैं इस पे पूरा उतरता हूँ तो फिर वो वलीउल्लाह ही होगा। मैंने कहा ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं कॉपी भी कॉन्वर्सेशन आपकी हुई? हाँ, मैं कॉपी भी साथ लेके गया था, तो उधर और चौधरी निसार साहब भी बैठे हुए थे, तो मैंने पढ़ के सुनाया। तो मैंने कहा आप इसमें पूरा उतरते हैं? कहते हैं नहीं। मैंने कहा मैं भी नहीं उतरता, मैं कोई भी नहीं पूरा, इसको जरा देख लें आप। इन्होंने कहा अच्छा, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इस पे देखते हैं। शाम को मैंने रजा रबानी से पूछा, वो पीपल्स पार्टी के नेगोशिएटर थे, कि 62(1)(f) की कोई बात हुई है? कहते हैं नहीं, वो कहते हैं कि आप 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर पर पाबंदी खत्म करवा दें, और हम कह रहे हैं कि सूबा सराद का नाम खैबर पख्तूनख्वा रख दें। वो खैबर पख्तूनख्वा नहीं मान रहे थे, तो बस इस पे कंप्रोमाइज़ हो गया, हम 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर पर पाबंदी खत्म कर रहे हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा पे मान गए हैं, 62(1)(f) गायब होगी। तो ये है नजरिया इनका। ये बल्कि उस वक्त तो ये मीर साहब कहते थे कि ये हमारा वोट बैंक किसके ऊपर है। बिल्कुल, ये नजरिया था कि हमारा वोट बैंक किसको माइंड करेगा, कि अगर हम इससे हटते हैं तो ये तो प्योरली एक सादिक और एग्जैक्टली कि वो एक और बात, आपने आसिफ जरदारी साहब वाली बात की थी। उस ज़माने में मैं, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे, और मैं उनको मजाक में कहता था कि आप पर बड़ा जुनून तारी है कि आप अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को सौंपना चाह रहे हैं, तो जब आप पार्लियामेंट को सौंप देंगे तो उसके बाद आपका क्या बनेगा? तो वो बड़े सीरियसली कहते थे कि ये जो है ना शहीद बेनज़ीर का वादा था, तो मैं इसको पूरा करना चाहता हूँ, और मेरी जगह पे कोई भी बंदा हो ना प्रेसिडेंट हाउस में, तो वो जो है उसमें इतना दिल गुर्दा नहीं है कि वो ये सारे इख्तियारात पार्लियामेंट को दे। लेकिन वो मुझे ताना मारते थे हमेशा कि वो तेरा कश्मीरी दोस्त है ना नवाज शरीफ, उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ एक चीज में इंटरेस्ट है। चले कोई दोस्त नहीं, आपको बुलाया ही नहीं आज। अच्छा कि जी 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर पे पाबंदी खत्म करवा दो, उसको जाके समझाओ। अच्छा 62-63 पे जी जरा नहीं, मैं अग्री कर रहा था, मैंने कहा वो इसको ही नजरिया जरूरत कहते हैं ना जी। हाँ। अच्छा, अब 62-63 पे बात हो रही है, हमें लोग कहते हैं कि जी बिहाइंड द सीन्स बात हो रही है कि इसको पार्लियामेंट में लाएंगे, इसको कुछ इसमें तब्दीली करेंगे। क्या जब तक आपने सुना ही है, जब तक इमरान खान साहब का केस चल रहा है जब तक तो नहीं लाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें जो है वो अब दूसरी तरफ भी आनी है। और याद रहे कि ये सबके सर सिंध और सराइकी पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं है, ये पंजाब के वजीर आजम है। और जब मीर साहब कहते थे ना बार बार, हम सब कहते थे कि पंजाबी वजीर आजम को ये अदलिया जो है वो सजा नहीं दे सकती, तो अब पंजाबी जो वजीर आजम या पंजाबी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो अब देखेगी कि किस तरह से उनको टक्कर भी उनके सामने आएगी, क्योंकि उन्होंने पहली बार किसी
पंजाबी वजीर आजम को आज के दौर में छेड़ा है। मगर मेरा एक बुनियादी सवाल है सब लोगों से कि देखिए, कतई नज़र इसके कि बहुत सी गलतियां हुई हैं, पॉलिटिकल लोगों ने बहुत गलतियां की हैं और हर दौर में की हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर किसी कंसेंसस पे अब भी नवाज शरीफ साहब पहुंचते हैं तो उनके पास इतनी ताकत और इख्तियार अब भी मौजूद है कि वो मिलके ये सारे जो लकूनाज हैं और ये जो पार्लियामेंट के को एक हाईजैक किया हुआ है, हॉस्टेज किया हुआ है, इस तरह के शिकों ने उसको वो निकाल सके। क्या वो ऐसा कर सकेंगे या सिर्फ अपनी पर्सनल जो उनकी जद्दोजहद है उसको ऊपर जाएंगे? मेरा ख्याल है कि उनको अब इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि पार्लियामेंट को किस तरह से इस्तेहकाक देना है, उसको कितना मजबूत करना है, उसके अंदर कैसी पॉलिसीज लेके आनी है। कैबिनेट देखिए उन्होंने जो बनाई है वो सारी की सारी नजरियाती कैबिनेट बनाई है। तो अब नजरियाती कैबिनेट ने 4 साल में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, माजरत के साथ उनकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी है, लेकिन उस नजरियाती कैबिनेट को अब कम से कम इतना जरूर करना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी की खद्दोखाल बना दे, जिसका रोज जो है आसिफ साहब, जी जाहिर है वो नजरियाती आदमी है, इसीलिए तो उनको बनाया है वजीर खारजा, तो अब उनको खद्दोखाल बनाने चाहिए अपने फॉरेन पॉलिसी के। इसी तरह से मेरा तो ख्याल है हामिद अभी सारी खद्दोखाल उन्होंने इलेक्शन कैंपेन की बनानी है और किस तरीके से आगे जो नैब में जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि अब जो केसेस नैब में जाने हैं, साथ ये सियासत हो रही है और साथ आगे इलेक्शंस की बात हो रही है, तो किस तरीके मियां नवाज शरीफ साहब आगे बढ़ेंगे। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी है। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी वालों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पिस्टन बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे अब के आने वाले दिनों में नैब ट्रायल कोर्ट में ये केसेस चलेंगे, साथ साथ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब अपनी रैलीज कर रहे हैं, साथ अपना सियासी पैगाम दे रहे हैं। तो हामिद, ये किस तरह बात आगे बढ़ेगी? कुछ तो लोग कहते हैं कि अरेस्ट के भी इम्कानात हैं, ECL के हवाले से भी हेयरिंग हो रही है। देखिए, बहुत से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो उनका एक ख्याल है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने नैब को ऑर्डर किया है कि आप इन मामलात पर रेफरेंस दायर करें और मुकदमात जो हैं उनकी 6 महीने के अंदर अंदर समाअत मुकम्मल करें, तो नवाज शरीफ साहब को अरेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि माजी में ऐसा होता रहा है, हुआ है, ऐसा होता रहा है। लेकिन क्योंकि आप देखें कि पिछले फ्राइडे को इनको नाअहल करार दिया गया, 3-4 दिन के अंदर अंदर नया वज़ीर आज़म आ गया और मुस्लिम लीग नून के अंदर कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई क्योंकि मुस्लिम नून के MNAs जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे कि कहीं से कोई फ़ोन आए, फ़ोन भी नहीं आया, तो आर्मी इज आउट ऑफ इट। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज जो माजी में पहले काम करती रही हैं उन्होंने नहीं किया, उससे बजाय कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिस्टम को मजबूत बनाने की कोशिश करें और एक जमहूरी रास्ते से वो अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखते हुए अगले इलेक्शन के ज़रिए वापस आने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि उनका अब फोकस सिर्फ ये है कि किसी तरीके से जो उनका ट्रायल होने वाला है नैब कोर्ट्स में, वो उस ट्रायल को किसी तरीके से रोकना चाहते हैं। और मुस्लिम लीग नून ही के कुछ लोगों का एक ख्याल है जो कि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, उनका ये ख्याल है कि हमने ये जो नाअहली के बाद 2-3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस किस्म की एडवाइस देते हैं और उसमें सिर्फ पार्टी के लोग शामिल नहीं हैं, कुछ मीडिया के गाजियान मीडिया भी शामिल हैं। आप भी कह रही थी आज मीडिया के कोई गाजी थे जो सुबह कहते थे। आप जरा मेरी बात सुन ले जरा। वो जो गाजियान मीडिया हैं वो नए मुशर्रफ ब इस्लाम हुए हैं, पहले वो सारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते थे, अब नए वो जमहूरियत पसंद बन गए। तो वो इस किस्म के मशवरे दे रहे हैं जिससे कि मुस्लिम लीग नून के पुराने कुछ रहनुमा वो परेशान हो रहे हैं, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को ये रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप कुछ ऐसा कर दें कि मुल्क में जमहूरी निज़ाम जो है ये तलपट हो जाए, मार्शल आ जाए, आप सियासी शहीद बन जाएंगे तो ट्रायल भी नहीं होगा। अब जरा अंदाजा लगाएं। कमाल है, ये तो वैसे है कि कुछ नहीं होगा जी, पनामा भूल जाएंगे सब 6 दिन 7 दिन में। तो ये जिस तरीके से ये जो अप्रोच है
ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच जो है ये छोड़ दें कि ये सिर्फ एक शख्स को बचाने के लिए या एक शख्स के खानदान को ट्रायल से बचाने के लिए, ये आप एक्चुअली पाकिस्तान में उन फोर्सेस को के हाथ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमेशा से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ रहे हैं। आप देख लें कि अभी से कुछ कॉलम आने शुरू हो गए हैं जी। कुछ खास किस्म के लोग होते हैं, वो इस किस्म के माहौल में वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या कहाँ से आ रही हैं बातें। आप देखें कि कुछ लोगों ने सदारती निजाम की बात शुरू कर दी है। Exactly. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदारती निजाम विल बी अ डिजास्टर फॉर दिस कंट्री। और मेरा ख्याल है इससे एस्टेब्लिशमेंट को भी बाज रहना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो आवाज़ें कुछ आप जैसे मीर साहब ने कहा ना, वो जो वो लिखते हैं बोलते हैं तो पता चल जाता है पीछे। आपने नोटिस किया होगा जो कुछ लोगों के आए हैं इरशादात और बयानात, मसलन इमरान खान साहब ने कहा कि मैं सदारती निज़ाम की हिमायत में हूँ। पहले आपने देखा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जब आए तो उन्होंने ये बात कही, फिर ये तवातुर के साथ एक अब पता क्या हो रहा है, इस वक्त सबको गंदा करने की कोशिश की, सारे पॉलिटिकल लोगों को गंदा करने की कोशिश हो रही है। खुद करेंगे नहीं, ये इमरान खान के खिलाफ भी साजिश हो रही है और ये मियां साहब के खिलाफ भी पहले नहीं कुछ साजिश मौजूद है। तो कौन कर रहा है आसमा के खिलाफ साजिश? मैं तो खुल के ये बात कर रही हूँ कि ये सब जो भी प्लान बना रहा है इस वक्त के पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, पार्लियामेंट को डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, ताकि अपनी मर्जी का निज़ाम लोगों को कहे देखे जी ये तो निज़ाम डिलीवर ही नहीं कर सकता। और इमरान खान साहब उसमें ज़रूर इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ना वो पार्लियामेंट जाते हैं, ना वो पार्लियामेंट को तस्लीम करते हैं, और उनके पास इतनी स्ट्रीट पावर है और इतने वो बड़े और मकबूल लीडर है कि उनको उस इम्पैक्ट का ही नहीं पता कि वो लोगों के किस तरह से लोगों के दिलों में बसते हैं। उनको चाहिए कि वो पार्लियामेंट को जाके मजबूत करें और 10 महीने अगले जो हैं वो भी अपना किरदार अदा करें। तो मेरा ख्याल है कि ये तो सारे के सारे मिलके उस निज़ाम की, जो कि एक फ्लॉप और फ्लॉड किस्म का निज़ाम लाने की कामयाबी नहीं हुआ इस मुल्क में, कभी कामयाब नहीं हुआ। जनरल मुशर्रफ की बातें, और जनरल मुशर्रफ को जिसने लॉन्च किया है कि जी डिक्टेटर्स लॉन्च कोई नहीं करता, वो तो सारे आर्मी वाले कहते हैं जी उनको कहो कि वहीं बैठे। अगर उनको लॉन्च नहीं किया गया तो उनको प्रोटेक्ट कौन करता रहा है, और उनको आज भी कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आज भी वो मुल्क से बाहर बैठ के जो उनके मुंह में आता है वो बोलते रहते हैं, उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? उनको कोई ना कोई तो ताकत बाहर है। बैठे हुए क्या प्रोटेक्शन की जरूरत है? यहाँ आते हैं उनको हटा दी, उनको वो तो वैसे कहते हैं पाकिस्तान को उन्होंने मजबूत किया, मजबूत बनाया है। उनसे पूछे जनरल याहिया के ज़माने में जनरल अयूब ने क्या किया, जनरल याहिया ने क्या किया, जनरल ज़ियाउल हक ने क्या किया, जिसका आज तक हम भुगत रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, और जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, उसके बाद भी हमारे बच्चे। अच्छा, खुरों के पास जाते हैं, जरा ये बताएं कि आर्मी चीफ भी आज बोल पड़े, उन्होंने कहा कि ऐसे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ कोई कानून से बालातर नहीं होगा, और फिर उन्होंने कहा ऐसे पाकिस्तान की जा रहे हैं जहाँ रियासत की अमलदारी होगी। तो आर्मी चीफ तो रूल ऑफ लॉ की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, लेकिन हमारी दोस्त आसमा कह रही है कि ये एक साजिश भी पीछे से हो रही है सियासतदानों को गंदा करने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि वो होंगे, एग्जैक्टली, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ अनासिर तो रहे हैं अबाइडिंग जिसको कहते हैं ग्रुप्स। जी जरार जी, अब देखें किसी ना किसी लेवल पर हमेशा कोई ना कोई साजिश तो हो रही होती है। आपका मकसद होता है कि आप मौका ना दें। अब ये जो और एक चीज जो साबित हुई है एक बार फिर इस पूरे सिलसिले में पैनामा केस में कि जो दरबारी है ना वो आपको डुबा देते हैं, बिकॉज वो आपको वो एडवाइस देते हैं जो उनका ख्याल है कि आप सुनना चाहते हैं। सच और हकीकत और तल्ख बात कोई करने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि फिर आपकी एक्सेस कट ऑफ हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द पीपल अराउंड यू, कि वो आपको किस तरह की एडवाइस दे रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं कि कॉन्फ्रंटेशन करें, कॉन्फ्रंटेशन ना करें। मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ के लेवल पर देयर विल बी अ मेजर वन-ऑन-वन कॉन्फ्रंटेशन विद द एस्टैब्लिशमेंट। इसकी मैं एक चीज जो अभी आसमा बीवी ने कहा था ब्रेक से पहले कि जी बिल्कुल पहली दफा हुआ है कि जुडिशरी ने शायद एक पंजाबी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन लिया, लेकिन फौज ने तो पहले लिया था ना 1999 में। सो दैट इज ऑल्सो देयर। आई मीन दिस ट्रेंड हैज बीन देयर फॉर अ व्हाइल। आई डोंट थिंक कि अब एथनिसिटी का इसमें इतना कोई मसला नहीं है। होता है अपनी पावर सेंटर को सिक्योर करने का। जाहिर है एस्टैब्लिशमेंट अपनी पावर सिक्योर कर रही होती है, अदलिया अपनी पावर सिक्योर कर रही होती है, बस एक पार्लियामेंट है जो अपनी पावर खुद आगे दे देती है, विच इज एन अनफॉर्चुनेट फैक्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। अब जहां तक मुशर्रफ का सवाल है तो यार आई मीन
द मैन इज अ जोक नाउ, फ्रैंकली स्पीकिंग। और वो इतनी मतलब आई एम सॉरी टू से बहकी बातें कर रहे होते हैं कि मतलब मैं तो कहता हूं कि हमें उनको टाइम नहीं देना चाहिए। ही इज कंप्लीटली डिल्यूजनल। मुझे तो वो याद आ रहा होता है जैसे हुस्नी मुबारक और गद्दाफी अपनी आखिरी स्पीचेस में ना कि जी अवाम मेरे सामने, ओ भाई 10 करोड़ अवाम तुम्हें गालियां दे रही है, कह रही है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। सो द मैन इज अ जोक एंड आई थिंक इन फैक्ट ही इज एन एम्बैरेसमेंट फॉर द आर्मी इटसेल्फ। या दैट्स ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल। मैं थोड़ी सी जी ऐड करें। गौरव साहब ने जो बात की है बिल्कुल सही बात है। एथनिसिटी और ज़ुबान की बुनियाद पे मैं भी बात नहीं कर रहा, सूबाई तासुब की भी बात नहीं कर रहा, बिकॉज मेरा डोमिसाइल तो लाहौर का है। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्ट्स को आप डिनाई नहीं कर सकते। ये ठीक है कि फ़ौज ने 1999 में पंजाब के एक प्राइम मिनिस्टर को निकाला था, लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर को जिसको फ़ौज ने निकाला था अदालतों ने सज़ा भी दी थी, उम्र कैद की सज़ा दी थी। सही थी गलत थी वो एक अलग बहस है। नाअहली की सज़ा दी थी 21 साल की। तो पाकिस्तान की अदालतों के वो सज़ा याफ्ता थे, लेकिन उनको एक डील के तहत सऊदी अरब भिजवा दिया गया। जबकि सिंध का एक वज़ीर आज़म था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसके लिए भी टर्की ने ऑफ़र की थी कि इसको आप 10 साल के लिए टर्की भिजवा दें, ये पाकिस्तान में पॉलिटिक्स नहीं करेगा। तो उसके साथ तो आपने ये मेहरबानी नहीं की, तो ये मेहरबानी आपने पंजाब के वज़ीर आज़म के साथ की। मैं ये बात करना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारी जो नई नस्ल है उसको पता होना चाहिए कि हमने कब कहाँ पे क्या गलती की है, ब्लंडर्स क्या किया, ब्लंडर्स किए हमने, जराइम किए हैं। और जो लोग आज अपने आप कहते हैं कि हम बड़े नजरियाती हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ के खिलाफ साजिशें करते रहे और मानते भी नहीं है। अभी नाज़रीन ये ज़रार खुरो कह रहे थे कि तमाम इदारे अपनी जो पावर बेसेस सिक्योर करते हैं और पार्लियामेंट जो है वो अपनी पावर बेस सिक्योर नहीं करता। लेकिन अभी हमने देखा कि जो पहला एक डिसीजन ली प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने, उन्होंने कहा एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाए। उन्होंने ये अल्फाज अदा किए वहाँ पार्लियामेंट में कि हम चाहते हैं कि कमेटी बने और हम बात कर रहे हैं आयशा गुलरलई और इमरान खान के केस की कि जी हम पार्लियामेंट ही में ऐसी कमेटी बनाएं कि ये मसला हल हो जाए। मसला बहुत बड़ा है और संगीन मसला है। ब्रेक के बाद बात करते हैं कि इमरान खान ने क्या कहा। कल उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि इस कमेटी के सामने हम आएंगे, लेकिन कुछ शराइत भी पेश किए। ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पे ला घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी, लेकिन हम तल्ख। लकी मरवत में एक जलसा हुआ, उसमें इमरान खान भी थे, मैं भी थी। उसके बाद उनके बेहुदा मैसेजेस आने शुरू हुए। वो साथ साथ वो शादी की बात भी करते थे। उन्होंने कमेटी के मैं इसको वेलकम करता हूँ, बजाय मैं सफाइयाँ पेश करूँ ये था वो था। मुझे पता है मैंने कोई गैर मुनासिब टैक्स उससे नहीं की। चीजें निकलेंगी इसके अंदर जो हमारी टैक्स एक्सचेंज हुई है वो सारी सामने आई। अमीर मुकाम की इस दौरान के अंदर जब एकदम 4 महीने के बाद उनको पता चला क्या उसकी भी टैक्स उनकी आयशा गुलाले उनके वालिद साहब की जो कि डील कर रहे थे वो भी सामने आए। मीर शकील रहमान की भी टैक्स देखी जाए क्योंकि अगर आपने इंक्वायरी करनी है ना तो पूरी तरह करें। जी नाज़रीन वेलकम बैक। अभी आपने सुना कि इमरान खान साहब कल और आज के दरमियान तब्दील हुई है PTI की पोजीशन। पहले शफकत महमूद साहब कह रहे थे हम नहीं एक्सेप्ट करते कमेटी को, इमरान खान साहब कह रहे हैं कमेटी को एक्सेप्ट करेंगे लेकिन उन्होंने कुछ शराइत दिए। ज़रार आप सुन रहे थे ये, अब आप बताएं, ये तो लग रहा है कि बात कमेटी के थ्रू आगे बढ़ेगी। देखिए जिस चीज़ के भी जरिए आगे बढ़े
आगे बढ़नी तो चाहिए अमीन हमारा तो, और ये बड़ी एक माइन फील्ड है ये इशू, और आपको अच्छी तरह से पता है कि थोड़ी सी पैर इस तरफ रखो तो यहाँ पे भी बॉम्ब है, यहाँ पे भी बॉम्ब है, तो बड़ी सेफली एंड हाथ पैर बचा के मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जी जो भी चीज़ है एक संगीन इल्ज़ाम है, लेकिन जब तक सबूत सामने नहीं आता तो ये एक महज इल्ज़ाम ही है। तो किसी ना किसी किस्म की तहकीकात की तो ज़रूरत है, बेशक वो पार्लियामेंट्री कमेटी हो या फिर आयशा गुललाई साहिबा केस फाइल करें या इमरान खान डेफेमेशन केस फाइल करें, तो चीज़ें सामने आनी चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है तो पीटीआई की जानिब से एक लीगल नोटिस इशू किया गया था आयशा गुललाई को, जिसमें कहा गया था कि जी 10 दिन के दौरान प्लीज़ आप अपोलोजाइज करें या तो फिर आप डैमेजेस एविडेंस दें। स्टेटस क्या है मुझे नहीं पता जी, लेकिन ईदर वे द प्रूफ मस्ट बी सबमिटेड एंड उसके बेसिस पर ही इंक्वायरी हो सकती है जी। और आसमा पीटीआई की तरफ से तो एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है आशा आहद के हवाले से, और फिर इमरान खान साहब ने जो ट्वीट्स भी किए हैं कि कमेटी बनाए तो उस पर भी बनाए। मेरा ख्याल है कि हमजा शहबाज से कौम का जो टाइम है, ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि हैरेसमेंट बहुत बड़ा इशू है। नजीम आपको भी पता है कि इस मुआशरे के अंदर औरत होना कितना बड़ा जुर्म है, और फिर काम करना उससे बड़ा जुर्म है, फिर उसके बाद निकलना और अपने लिए मकाम बनाना उससे बड़ा जुर्म है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस मामले को उलझा के बहुत सारे जो हमारे इशूज़ हैं उनको ख़राब किया जा रहा है। PMLN को भी चाहिए कि अब इसको रोक दें। ये मामला पार्लियामेंट्री लीडर्स देखेंगे या पार्लियामेंट के अंदर देखेंगे, ये देखा ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम 24 घंटे 24/7 इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जो सिस्टम पे बात हो रही है, जो पार्लियामेंट के अंदर बात हो रही है, जो इस मुल्क के अंदर करप्शन के हवाले से बात हो रही है, जो नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंजेस हैं, जो अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला चल रहे हैं, जो इस रीजन के अंदर, मेरा ख्याल है कि ये हमें थोड़ा सा मीडिया को भी देखना चाहिए और थोड़ा सा फॉर्मुलेट करना चाहिए चीज़ों को, और उसको डिसिप्लिन करना चाहिए कि कितना टाइम हमें SOP बनानी चाहिए, कितना टाइम इस तरह के इश्यूज को देना है। खान साहब ने अभी जो आपने बाइट चलाई ना, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने कोई गैर मुनासिब जो है मैसेज नहीं किया, मुनासिब उन्होंने मैसेजेस किए हैं। सो मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें ये सब सामने आ जाएगा। और आयशा ने बहुत बड़ा, मैंने तो जब उनको बुलाया भी शो पे, मीर साहब से तो जाहिर उन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस भी दिखाए उनको, लेकिन उसने ये बात कही कि मैंने बहुत सोचा कि मैं इस पर बात करूं कि ना करूं, मैं करूं कि नहीं करूं, लेकिन उसने कहा फाइनली मैंने ये सोचा कि मैंने इस पर बात करनी है। और लगता है ऐसे था कि वो छुपा जाती अगर उनके साथ पार्टी ज्यादती ना करती। जी हाँ, ये उन्होंने कहा शाहजेब, तो वो उसने थोड़ा सा पॉलिटिकली भी उसको यूज किया है इस हथियार को, और ये इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसमें पीटीआई गलत नहीं कह रही कि पॉलिटिकली यूज किया इस हथियार को, लेकिन ये हथियार बहरहाल मौजूद है और हमें इसको रियलाइज करना चाहिए कि अगर किसी पार्लियामेंट्री हेड और किसी पॉलिटिकल लीडर के खिलाफ इस तरह की बात हो रही है तो कम से कम उसको साफ तो होना चाहिए उस दाग को। नहीं तो फिर आप खुद ही कह रही ना कि टाइम ज्यादा इस पे इस्तेमाल करना तो होगा, इस पर बात तो करनी होगी, हमें इसको छोड़ तो नहीं सकते, बात तो करनी होगी, लेकिन बात इस नौयत की कि हम कहें कि सही तरीके से आगे बढ़े और तहकीकात हो। देखिए, सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि इमरान खान साहब पार्लियामानी कमेटी के साथ ताउन पर तैयार हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जो दावा था कि मैंने कोई नामुनासिब टेक्स्ट नहीं किए, तो वो अपने उस दावे के हक में कोई एविडेंस ला सकते हैं। इसका ये भी मतलब है कि कुछ कम्युनिकेशन तो हुई है आयशा गुललई और इमरान खान के दरमियान, जो आपने देखी भी है। जो मुझे आयशा गुललई ने वो कम्युनिकेशन दिखाई जो उनके मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रही थी। फिर मैंने इमरान खान साहब से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने इसको कभी कोई नामुनासिब टेक्स्ट नहीं भेजा। हाँ, मैंने इसको एक दफ़ा ये मशवरा ज़रूर दिया था कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप सूबे में जहाँ बम ब्लास्ट होता है वहाँ पे भी चली जाती हैं, लोड शेडिंग के ख़िलाफ़ मुजाहरे करती हैं, बड़ी एक्टिव हैं आप किसी से शादी कर लें, किसी से शादी कर लें ताकि आपके बारे में लोग प्रोपेगेंडा ना करें, क्योंकि आयशा गुललई के खिलाफ पार्टी के अंदर एक लॉबी मौजूद थी। तो इमरान खान ने उनको मशवरा दिया कि आप किसी से शादी कर लें। इमरान का कहना है कि वो अपने वालिद और भाई को लेके आ गई मेरे पास और उन्होंने कहा जी कि ये आपने जो मशवरा दिया है तो बेहतर होगा कि आप शादी कर लें। तो इमरान ने कहा कि नहीं, आप मेरे से बहुत छोटी हैं, आपकी और मेरी उम्र का फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो ये तो इमरान खान का मौक़िफ़ है, लेकिन अब अगर इमरान राज़ी हो गए हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। दोनों के मैसेजेस जो हैं वो कमेटी देख ले। अब इमरान ने उसमें शर्तें भी लगा दी हैं कि अमीर मुकाम का भी डालें, मीर शकीलुर रहमान का भी डालें। तो मैंने जहाँ तक मीर शकीलुर रहमान साहब से पूछा है कि क्या आपका कभी आयशा गुललई से कोई रब्ता हुआ, उन्होंने कहा मैं कभी जिंदगी में मिला ही नहीं उसको। इमरान तो कह रहे हैं वो डील जो PMLN के हवाले से, वो तो कह रहे हैं ना PMLN वैसे इस्तेमाल देखिए ना, अब ये अच्छी बात है कि
आयशा गुललई को भी वेलकम करना चाहिए। पार्लिमानी कमेटी उनको इस पे क्लियर स्टेटमेंट देनी चाहिए कि वो कमेटी के सामने पेश होके एविडेंस दिखाने के लिए तैयार हैं। इमरान खान तो तैयार हो गए हैं, लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो बीच में जो शराइत डाल दी हैं इस पर तय करना है। मेरा ख्याल है कि मीर शकीलुर रहमान को तो कोई इतराज नहीं होगा, वो तो अपना फोन जो है वो अपनी एविडेंस दे देंगे। अमीर मुकाम का मुझे नहीं पता। और आज जो कमेटी आयशा आहद के हवाले से भी आप कह रहे थे, आयशा आहद जो ट्वीट्स इमरान ने आज वो भी कर दिए। आयशा आहद और आयशा गुललई में बहुत फर्क है। इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, मैंने पढ़ा है। अगर आपने इसको टिट फॉर टैट करना है, एक और औरत जो है उसको आपने इशू बनाना है, तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बड़ा सेंसिटिव मामला है। आयशा आहद हो या आयशा गुललई हो, किसी ना किसी की बेटी तो है ना वो, तो उनका किसी को इतना ज्यादा आप इशू ना बनाएं तो बेहतर है। आयशा आहद और आयशा गुललई का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं, लेकिन अगर आपको शौक है तो ये शौक भी पूरा कर लें। वेरी क्विकली आप कुछ कहना चाहती थी? मैं ये कहती कि आयशा आहद का मामला उठने से तो PMLN को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो अच्छा, फिर वो और जो आ जाएंगे वो फिर ये देखिए ना, यही अब इसी में अब हर एक कोई भी 62-63 पे पूरा नहीं उतरता इस मुल्क के अंदर। कोई भी सादे कमीन दाना पाक साफ पाकीज़ा नहीं है। और अब समझ आ रहा है कि ये 62-63 जो 25-30 साल पहले ज़ियाउल-हक ने डाली थी, आज नजर आ रहा है कि उसका मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। मुझे ये बताएं कि एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो मुसलमान है, ठीक है, वो 4 शादियां कर सकता है, लेकिन वो एक शादी डिक्लेयर करता है और दूसरी या तीसरी शादी को डिक्लेयर नहीं करता। क्या वो सादिक और अमीन है? नहीं है, जाहिर है। तो अगर उसने कोई बीवी एक छुपाई हुई है अपनी पहली बीवी से, अपनी पहली बीवी से एक बीवी छुपाई हुई है, पूरी दुनिया से बीवी छुपाई हुई है, और वो बीवी भी दुनिया को नहीं बता सकती कि मैं किसकी बीवी हूँ, क्या वो सादिक और अमीन है? जाहिर नहीं। तो फिर ये 3-4 और भी जाएंगे। ये 3-4 नहीं सर, ये तो बहुत सारे जाएंगे। मेरा एक सवाल है हामिद मीर साहब से। जी हाँ, ये हमें साहब कहीं इमरान खान ने नईमुल हक का नाम तो प्रपोज नहीं किया था जब वो आयशा गुललई को कह रही थी? नहीं, मुझे इमरान साहब ने, ये भी दो बड़ी अजीब और मुझे इमरान साहब ने नईमुल हक का नाम नहीं बताया, और फिर वो गायब हो गई और फिर हैकिंग वैकिंग की बात सही कहते हैं। लेकिन नईमुल हक साहब का नाम ट्विटर पे उन्होंने खुद तस्लीम कर लिया, फिर वो उसके बाद डिलीट कर दिया, डिलीट कर दिया, कहा हैक हो गया, 2 मिनट के लिए हैक हुआ था। लेकिन मेरे शो पे आयशा ने कहा कि नईमुल हक साहब ने भी मुझे प्रपोज किया, सिर्फ इमरान खान मुझे नहीं तंग करते रहे, नईमुल हक साहब भी मुझे तंग करते रहे, और उन्होंने कहा कि मैं अकेला हूँ और मैं आई वांट टू बी सेटल डाउन, सो मैं शादी करना चाहता हूँ। तो खैर शादी के प्रपोजल में तो इतना हर्ज नहीं है, वो तो कोई भी इस्लामी और शरई मुताबिक उस पे है। अगर कोई अगला रिजेक्ट कर देता है, तजुर्बा भी सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी, अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर, होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पे लाके सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। इस्तीफा दे दे। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर।